आज के आपके करंट अफेयर्स 16 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है और इसके बारे क्या चीज है वो सब कुछ पढ़ते हैं। देखो, करंट अफेयर यही है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे चल रहा है, अब उन्हें मदद के लिए आईएमएफ की पूरी सपोर्ट चाहिए होगी और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है। खासकर जो देश के सबसे गरीब लोग होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बारी सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म होने लग जाती है। अब इसके कारण हमारे करंट अफेयर में है कि आईएमएफ है क्या। आईएमएफ आपके 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में। वहां पे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ना आपकी दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, एक थी आईएमएफ और एक थी आपकी वर्ल्ड बैंक। इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से ये दो जुड़वा एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बने। ठीक है, बस इनमें फर्क क्या था, इन दोनों का पर्पस अलग अलग था। वर्ल्ड बैंक का बेसिकली काम है दुनिया में डेवलपमेंट करवाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाना, ग्रोथ करवाना, तरक्की करवाना। तो ये दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। लेट्स सपोज कहीं पे साफ पानी का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, डैम्स रिपेयर करने हैं, रोड्स बनानी है, ऐसे कंट्रीज को या तो ग्रांट्स दे देता है, फ्री में पैसे देता है, या लोन पे भी पैसे दे देता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ऐसी किसी भी देश के लिए जिसकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है। ताकि देखो होता क्या, इकोनॉमी में प्रॉब्लम कहां आती है, हर देश, देखो दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हर चीज खुद बना लेता हो। हर देश कई चीजें इंपोर्ट भी कर रहे हैं और कई चीजें वो आपकी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हर देश एक्सपोर्ट भी कर रहा है। देखो इन दोनों चीजों से होता क्या है, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, अगर मैं कोई चीजें बाहर वाले देशों में बेचता हूं तो मैं डॉलर्स में पैसे कमाऊंगा। अगर मैं बाहर वाले, मेरा देश अगर बाहर और देशों को बेच रहा है, मैं डॉलर में पैसे कमा रहा हूं, ये सारा का सारा पैसा मेरे देश के फॉरेन रिजर्व्स में ऐड होता रहता है। क्योंकि अगर खुद इमेजिन करो, आप इंडिया में बैठे हो, आप इंडिया में बैठ के अमेरिका में कोई सामान बेच रहे हो, अमेरिका में जो कस्टमर है वो तो आपको डॉलर में पे कर रहा होगा, पर क्या इंडिया के अंदर जो आपको पेमेंट आती है वो डॉलर में आती है? नहीं ना, वो तो रुपी में आती है ना, आपके बैंक अकाउंट्स में तो रुपी होता है। तो होता क्या है, ट्रांजैक्शन में आपके मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कैसे चलती हैं, हमेशा बीच में एक सेंट्रल बैंक बैठा होता है। जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है, आपने जैसे लेट्स सपोज आप ए हो, आपने एक बी पर्सन जो अमेरिका में बैठा था इसे कोई सामान बेचा, उस बी पर्सन ने पेमेंट की होगी डॉलर्स में। ठीक है, ये जो डॉलर्स की पेमेंट है ये पहले आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई देखता है कि डॉलर टू रुपी सेम एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, और इसके बदले जितने रुपी बनेंगे आपको रुपी पे कर देगा। पर आरबीआई के पास तो डॉलर रह गए ना, आरबीआई ने तो डॉलर रख लिया अपने पास। अब आरबीआई डॉलर कहां यूज करता है, एक इसका ऑपोजिट केस इमेजिन कर लो, एक पर्सन है एक्स जो बाहर, वाई जो पर्सन यूके में बैठा है इससे कोई सामान खरीद रहा है। हमारा जो इंडिया में एक्स पर्सन बैठा है ये बाहर से सामान खरीद रहा है। अब इससे भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट चाहिए होगी, पाउंड में चाहिए होगी, डॉलर में चाहिए होगी। ऐसे ही हमने पाउंड, यूरो सब कुछ रखा होगा अपने पास। ये जो करेंसी है, अब इस पर्सन, अब तुमने इसे जब पेमेंट की तुमने रुपी में पेमेंट कर दिया, ये रिक्वेस्ट आती है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता है, उसे जिस भी उसे करेंसी में क्लियर करना है, पाउंड में करना है, डॉलर में करना है, हर चीज में वो उसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से उसकी पेमेंट फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी बाहर से मंगाना है, मतलब आप इंडिया में कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो, आपको पेमेंट हमेशा ये डॉलर इन सब में करनी पड़ेगी। अगर बाहर से आपसे कोई सामान मंगा रहा है वो भी आपको डॉलर में दे रहा है, पर वो डॉलर बस आरबीआई के पास रह जाता है। तो आरबीआई दोनों साइड के डॉलर्स को मैनेज कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट के हों चाहे वो इंपोर्ट के। अब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सारा सामान खुद बनाता हो, इवन चाइना सब कुछ खुद नहीं बनाता।
चाइना भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपके जब हर देश को इंपोर्ट करने पड़ते हैं तो हर देश को अपने पास ये फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बना के रखने पड़ते हैं। खासकर देखो, ऐसा नहीं होता कि तुम्हें हर देश की करेंसी के रिजर्व बना के रखना पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो करेंसी चलती है ना इंटरनेशनली, सिर्फ उनके रिजर्व्स रखने होते हैं। जैसे इंडियन रुपी देखो अभी इतना नहीं चलता, रियलिटी है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा देश एक्सपोर्ट कितना करता है। जितना तुम एक्सपोर्ट करोगे उतना तुम्हारी करेंसी एक तरीके से पूरी दुनिया में जा रही है। तुमसे लोग अगर सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रेफर करेंगे कि तुम्हारी करेंसी भी रख ले। पर इंडिया इस टाइम दुनिया का 5% भी एक्सपोर्ट नहीं करता। पूरी दुनिया के ट्रेड के हम 5% हिस्सा नहीं है। तो इतने कम हिस्से होने के कारण हमारा अभी रुपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो मैं भी आपको बताऊंगा शॉर्टली कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। पर अब एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहां तुम्हारा देश हर चीज ही मैक्सिमम इंपोर्ट करता जा रहा है, उतने तुम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हर चीज तुम मंगाई जा रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा डॉलर बाहर जाता जा रहा है, धीरे धीरे ये डॉलर खत्म हो जाएंगे। ये इस टाइम श्रीलंका के साथ हुआ पड़ा है कि श्रीलंका के पास अब इंटरनेशनली कुछ भी इंपोर्ट करने के पैसे ही नहीं है। इसी कारण अब श्रीलंका को मदद चाहिए। अब जब भी ये सिचुएशन आती है ना, देखो इस चीज को कहते हैं अपने आप में बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट आपकी कमाई हुई माइनस कितना आप इंपोर्ट कर रहे हो, उतने आप पैसे गवा रहे हो। अगर तो ये देखो, ये दो तरीके से हो सकता है। यहाँ तो ये पॉजिटिव होगा तो इसे कहेंगे ये सरप्लस है, हमारे पास पैसा एक्सेस में आ रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं ये फिगर पॉजिटिव आएगी ना। लेट्स सपोज अगर मैं 100 रुपए के एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 80 रुपए की इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास 20 रुपए प्रॉफिट में रह रहे हैं ना। इससे उल्टा लगाओ, अगर मेरा देश एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, मैं 20-20 रुपए करके गवाता जाऊंगा। अगर मेरे पास लेट्स सपोज किसी टाइम पे 1000 रुपए भी थे, 20-20 करके भी जा रहे हैं, एक पॉइंट तो आएगा ना जब मेरे पास 1000 रुपए भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आपके श्रीलंका के साथ हुई है। तो उसे कहते हैं कि आपका देश बीओपी क्राइसिस में आ चुका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट में क्राइसिस। ऐसा कि जब तुम अब झेल नहीं सकते और घाटे को, उस सिचुएशन तक तुम पहुंच गए, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो बीओपी क्राइसिस है, अब इससे कोई भी देश जब बीओपी क्राइसिस में फंसता है ना, दुनिया में आईएमएफ को बनाया ही सोच के गया है कि वो बीओपी क्राइसिस में देशों की मदद कर सके, ठीक है। इसी के चलते हुए आईएमएफ क्रिएट किया गया था ओरिजिनली, ठीक है। अभी प्रेजेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है, इसके 190 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये बनाया गया था दो लोगों के आइडिया पे, एक हैरी डेक्स्टर वाइट और एक जॉन्स मेनार्ड कीन्स। जॉन्स मेनार्ड कीन्स का कभी नाम सुना है? देखो, जॉन मेनार्ड कीन्स का ये क्यों आइडिया था, मतलब ये मेन रोल क्यों है दुनिया में जो अब कैपिटलिस्ट देश है ना, जैसे अमेरिका, कीन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज में कुछ कंट्रीब्यूट किया, इस कारण कीन्स रिनाउंड है। एक चीज के बारे में बताता हूँ कीन्स के। पहले क्या था, जो आपकी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, पूंजीवाद जो देश है आपके, पूंजीवाद देशों में विश्वास होता है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ छोड़ दो, ठीक है। लैंड ये कंट्रोल करें, लेबर को ये कंट्रोल करें, और आपकी प्रोडक्शन को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, हर चीज प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करे, ठीक है। तीसरी चीज कैपिटल, पैसे को भी ये कंट्रोल करे। सरकार का काम है बेसिक लॉज बनाना और बेसिक रेगुलेशन सेट करना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ठीक है। बस बिजली दे दी, सड़कें दे दी, बेसिक। बाकी सरकार किसी काम में दखल अंदाजी ना करे, प्राइवेट सेक्टर सब करेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मार्केट में डिमांड होगी प्राइवेट सेक्टर वही करने लग जाएगा, तो अपने आप लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बस फर्क ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो उसे पे कर सकता है वही उसकी फैसिलिटी ले सकता है,
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बस ये चीज रहती है। ठीक है, सरकार में ये रहता है कि होता सबके लिए है, पर क्वालिटी जैसी मर्जी, मिलेगा सबको पर क्वालिटी जैसी मर्जी। ठीक है, वो आपकी सोशलिज्म कैपिटलिज्म सॉरी कम्युनिज्म की सोच है, वो चलो कभी और, अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सोच थी कि मिनिमम गवर्नमेंट के ऊपर मिनिमम फोकस, ये कैपिटलिज्म के हमेशा फोकस रहा है। पर हुआ क्या, 1929-30 में ना दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में। सारी दुनिया के बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट्स, हर चीज डूबने लग गई थी। यहां पे कीन्स ने बाद में इस सिचुएशन को स्टडी करके, कीन्स का एक थ्योरी थी जो अब वाइडली मानी जाती है कि देखो अगर आप कैपिटलिज्म भी मानना चाहते हो, देश कुछ भी मान सकते हैं, जो देश कैपिटलिज्म में मानते हैं ना, उन्हें एक चीज हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो ये है कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इस टाइम पे गवर्नमेंट को स्टेप अप करने की जरूरत होती है ताकि इकोनॉमी बच सके। बाकी टाइम जो वैसे इकोनॉमी स्मूथ चल रही है, उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर आपका चलता रहे। पर जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तब हमेशा गवर्नमेंट स्टेप इन करे, जो भी इन्वेस्टमेंट का शॉर्टफॉल आया है, कुछ भी आया है, उसे सरकार पूरा कर दे। जैसे ही क्राइसिस ठीक होगी, सरकार बैक टू मिनिमम पे जा सकती है। ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर कर ले। तो ये चीज जो ये सजेशन था कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस में, ये कीन्स के द्वारा दिया। ठीक है, तो वैसे ही देखो, वैसे देशों की मदद करने का आइडिया भी कीन्स के उसी से ही निकला। ठीक है, अब आईएमएफ के अंदर, आईएमएफ काम कैसे करता है, आईएमएफ के अंदर बेसिकली ना कोटा सिस्टम है। प्लीज माइक के ऊपर ध्यान रखा करो। ठीक है, सडन डिस्टर्बेंस बाकियों को भी जाती है। तो कोटा सिस्टम जो है आपका, ये कोटा सिस्टम होता क्या है कि आपके आईएमएफ के अंदर ना सारी कंट्रीज को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट किए हुए, एक तरीके से ये लगा लो। उस शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आईएमएफ का जो बजट होता है, आपको हर देश को आईएमएफ के बजट में हर साल कंट्रीब्यूट करना होता है। एज अ मेंबर, अगर आप इसके मेंबर हो, हर साल कंट्रीब्यूट करना होता है। पर ये उतनी ही कंट्रीब्यूशन होती है जितनी आपकी फाइनेंशियल, आपके देश की फाइनेंशियल कैपेसिटी, आप जितना पैसा दे सकते। ठीक है, और उसी के मुताबिक आपको कोटा मिलता है, उतना ही शेयर मिलता है आपको आईएमएफ में। अब ये कोटा करता क्या है, इसके मुताबिक आपको आईएमएफ के बोर्ड के अंदर उतना ही से मिलता है कि आप आईएमएफ के डिसीजन मेकिंग में कितना रोल प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं इसके मुताबिक, आपकी कितनी सुनी जाएगी आईएमएफ के अंदर। तो सबसे ज्यादा कोटा अमेरिका के पास है। इसी कारण बोला जाता है कि आईएमएफ एक तरह से अमेरिका कंट्रोल्ड है, क्योंकि अमेरिका किसी भी चीज को मना कर दे आईएमएफ में, वो ऑब्वियसली मना हो जाता है। 16% के करीब वो शेयर लेके बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा है वो। हाँ जी, हाँ, हेल्प भी उन्हीं देशों की करेगा जो इनके मेंबर है। ठीक है, अब हेल्प दो तरीके से आप ले सकते हो। एक तो ये है कि जितनी आप कंट्रीब्यूशन करते हो ना, उसे कहते हैं आपके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आप उतना रिजर्व एक तरीके से उनसे टेम्पररी तौर पे वापस ले सकते हो कि मुझे अभी जरूरत है। तो एसडीआर राइट्स होते हैं आपके। ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, ये आपका अपना हक है। आप हर साल जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना, अगर आपको किसी टाइम पे चाहिए आप ले लो, जब होगा वापस दे देना। ठीक है, इसके अलावा आईएमएफ लोन्स भी देता है, पर अगर आप आईएमएफ से लोन लोगे, लोन हमेशा कंडीशन के साथ आता है। अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका जब तक कंडीशंस नहीं पूरी करेगा, लोन क्या होता है, फिर आईएमएफ ना किस्तों में बांट देता है कि मैं इतना इतना करके लोन दूंगा, पहले इतनी किस्तें, मतलब इतनी टर्म्स मेरी पूरी कर दो, ये किस्त ले लो, अगली टर्म्स पूरी कर देना, ये किस्त ले लेना, फिर अगली, इस तरीके से लोन जो है वो किस्तों में। श्रीलंका इज मेंबर ऑफ, देखो वो हर देश क्या करता है अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ ही करने के लिए, चाहे कहीं और से लोन उठा के
किस्तें पे कर रहा हूँ, या जितनी कमाई है वो इन किस्तों में दे रहा हूँ, पर दे देते हैं सारे देश। वो होता है कि तुम अपने हमेशा जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर सकते हो, कि अगर मेरी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, मैं ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि मुझे क्या कहते हैं कम कर दो। नहीं 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 नहीं, मेंबरशिप नहीं कम की, तुम्हें उतना वोटिंग राइट कम मिलेंगे, उतना तुम्हारे आईएमएफ के अंदर बोर्ड के अंदर से कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, इंडिया मेंबर है। इंडिया को तो, इंडिया ने आज तक 3 बारी लोन लिया है आईएमएफ से, हमने 3 बारी चुका दिया। ठीक है, तो हमारा आईएमएफ के साथ रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, प्रेजेंटली हमारा आईएमएफ के साथ कोई लोन नहीं चल रहा। अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्टेबल है इंडिया की, हमारे पास 600 बिलियन से ज्यादा के रिजर्व्स पड़े हैं, तो हम कंफर्टेबल सिचुएशन में एट एनी गिवन डे। ठीक है, क्लियर है। देखो, दुनिया की सबसे 5 करेंसीज जो सारे देशों को मेंटेन करनी पड़ती है, और सारी करेंसीज आप देखते हो ना कि आपका रूपी कभी ऊपर जा रहा होता है कभी नीचे जा रहा होता है। रूपी की इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू होती है ना, वो ये 5 करेंसीज और इन 5 देशों के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रही होती है ना, उसके मुताबिक हो रही होती है। एक है आपका अमेरिका का डॉलर, एक है आपका यूरो, एक है आपका रिमेनबी जो चाइना की करेंसी है, चाइनीज युआन भी कह सकते हो, रिमेनबी इंटरनेशनल नाम है उसका, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये सारे के सारे जो ये 5 करेंसीज हैं, इनके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है कि दुनिया की बाकी करेंसीज ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, इन्हीं के खिलाफ तुम्हारी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक होती है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड करंट अफेयर है विसाखी के बारे। विसाखी कल थी आपकी, कल नहीं सॉरी परसों थी आपकी विसाखी, तो उसकी बस एक फोटोग्राफ 14 तारीख की थी। ठीक है, आज सोना होगी। तो आज बेसिकली अखबार में एक फोटोग्राफ आई हुई थी, क्योंकि पंजाब में काफी मेले लगते हैं, इसके ऊपर काफी बड़ा सेलिब्रेशन किया जाता है। क्यों सेलिब्रेशन किया जाता है विसाखी, क्यों पंजाब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खालसा की जो आपके 10th गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को खालसा की फाउंडेशन रखी थी। कहां पे? अनंतपुर साहिब में। ठीक है, अनंतपुर साहिब में जो गैदरिंग थी उसके सामने उन्होंने खालसा की फाउंडेशन रखी थी, और वहां से एज अ डिवोटेड सेपरेट रिलीजन और कंसेप्ट के तौर पे खालसा शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा इवन आपके महाराजा रंजीत सिंह ने, जब उन्होंने अपने आप को महाराजा और सिख एम्पायर बनाया था, उन्होंने भी बैसाखी उस टाइम 12 अप्रैल की थी 1801 में, उन्होंने अपने आप को महाराजा बनाया था, तो सेम सिग्निफिकेंस डे को उन्होंने चुना था। ठीक है, और एक ट्रैजिक इवेंट भी पंजाब का इसी से जुड़ा हुआ है, जलियांवाला बाग का इवेंट, जहां पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, हाँ ओपन फायर के ऑर्डर दिए थे। ठीक है, किसके ऑर्डर्स पे? ड्वायर, माइकल ओ ड्वायर, ये 2 अलग अलग लोग हैं। माइकल ओ ड्वायर उसके ऑर्डर थे, डायर ने गोली चलाई थी। शहीद उधम सिंह ने किसे मारा था? ड्वायर को, क्योंकि ऑर्डर्स उसके थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो पंजाब का, उसके ऑर्डर्स थे कि शूट ऑन साइट अगर कोई भी बाहर दिखे, और डायर ने उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया। ठीक है, तो इस तरीके से हार्वेस्ट सीजन है, ये भी आपका मेन सेलिब्रेशन इसीलिए शुरू हुई थी। वैसाखी या बैसाखी इंडिया के बहुत सारे एरियाज में मनाई जाती है, बस इसका पंजाब के लिए सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें रिलीजियस और सिख एम्पायर एलिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं, और एक ट्रैजिक इवेंट भी जुड़ जाता है। हाँ जी, ठीक है, वो तो बस वहां की फोटोग्राफ थी ना, बस इसका। थर्ड आपका जो करंट अफेयर है, ई डार पोर्टल। ई डार का फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ई डार रिपोर्ट पोर्टल। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है, इसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ई डार पोर्टल, जिसके ऊपर आपकी पुलिस, आपके जो वहां पे लोकल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स हैं,
कोई भी जो एरिया पड़ेगा इंडिया में, और आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन तीनों को कनेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि लेट्स सपोज कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, किसी की कार बच गई, कुछ भी हुआ, अब लेट्स सपोज आपने पूरा इंश्योरेंस लिया हुआ था कार के ऊपर, अब कार डैमेज हो गई है, अब क्लेम लेने में ही नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि प्रूव के एक्चुअली क्या हुआ था, क्या ऐसा तो नहीं है खुद ही फेक किया है, ठीक है। तो होगा क्या, ई डार पे कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, साथ ही साथ आपकी ई पोर्टल पे रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, तो वहां पे फोटोग्राफ्स, वीडियोस, विटनेसेस, कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है वो सब कुछ ईडार पोर्टल पे चली जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी ये डेटा एक्सेसिबल होगा, और जो कंज्यूमर्स है, मतलब जिससे क्लेम करना है, उसे भी ये इजी रहेगा कि उसे अब खुद कोई पेपर वर्क कलेक्ट नहीं करना कि पुलिस स्टेशन से जाके रिपोर्ट लेके आऊं, ये सब कुछ लेके आऊं, वो अपने आप सबमिट होगा। तो मैं डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के कांटेक्ट में जाना है, ई डार के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट की जो भी होगी वो ऑलरेडी सबमिटेड होगी। पुलिस सबमिट करेगी, पीडब्ल्यूडी का क्या रोल है वो मैं बताता हूँ। पुलिस करेगी और इंश्योरेंस ये चीज करेगी, ठीक है। तो कोई भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, विद इन फ्यू क्लिक्स आपकी ये कंपनसेशन, ताकि और ज्यादा तेज मिल सके विक्टिम और उनकी फैमिली को, इस कारण ये चीज की जा रही है, ठीक है। इसके अंदर हर चीज होगी, और इसका दूसरी साइड से ये इसलिए भी बनाया गया है, एक टाइम ना कोर्ट के ऑर्डर है, क्योंकि पता है बहुत सारे फेक क्लेम्स भी होते हैं, लोग खुद ही अपनी कार को तोड़ के कहते हैं एक्सीडेंट हुआ था ताकि क्लेम मिल जाए, तो ऐसी चीजें भी रिजेक्ट होने लगे, क्योंकि जब वो वहां पे खड़ के पुलिस रिपोर्ट, फोटोज क्लिक करेगी, सब कुछ करेगी, तो उसके अंदर जियो टैगिंग होगी कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, वो मार्किंग हो जाए करेगी। अब होगा क्या, जब अब पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स का क्या काम है, देखो जब एक्सीडेंट होता है तब आपके आसपास पब्लिक प्रॉपर्टी भी तो डैमेज हो जाती है कई बार। अब ऐसा तो है नहीं एक्सीडेंट हो गया उसके बाद वो इलाकों को रिपेयर नहीं करना, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जगहें ऐसी हो सकती है जहां पे बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो शायद रोड का डिजाइन, विजिबिलिटी चेंज करने की जरूरत है। शायद ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पड़ते हो कि लोगों को दिखता ही ना हो कि यहां जाके चीजें टकराने वाली हैं, ठीक है। अगर तुम भी चल रहे हो, तुम्हें दूसरी साइड से दिख नहीं रहा, दीवार ऐसे बनी हुई है कि एग्जैक्टली तुम रोड पे जाके खुल रहे हो, ये तो ब्लाइंड स्पॉट हुआ ना, तुम्हें दिख ही नहीं रहा एक साइड पे कोई ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चेंजेस किए जाएं, क्या चीज। तो एक इंजीनियर को अपने आप नोटिफिकेशन, जो उस एरिया के इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा उसके पास अपने आप नोटिफिकेशन जाएगी कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उस पर्सन को उस जगह को विजिट करना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट भी इसके अंदर सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि इस एरिया को कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, या कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होगी है। पहले भी करनी तो चाहिए, पर होता क्या है कि कोई नोटिफिकेशन थोड़ी जाती है, सिर्फ बस इंफॉर्मेशन है। अब पुलिस से कब जाके इंफॉर्मेशन पीडब्ल्यूडी को पहुंचेगी, पीडब्ल्यूडी कब जाके चेक करने पहुंचेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है ना। पोर्टल के ऊपर हर बंदे ने कब कब सबमिट कर दिया, हर चीज आ रही होती है, तो इस कारण ये चीजें ज्यादा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस यही है कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के चीजों को और बेटर कर सके, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा का सारा आपका इंडर पोर्टल। फोर्थ करंट अफेयर, साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर। देखो आपने हमेशा सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के अंदर बहुत सारी ऐसी दीवारें बनाई हुई हैं, क्यों बना रहे थे वो दीवारें, देखो मंगोल्स उस टाइम पे जो थे ना, मंगोल लगातार इन्वेड करते थे चाइना में, लूट के चले जाते थे, तो वहां पे जो किंग डायनेस्टी थी, क्यू आई एन जी किंग डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी ने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बहुत बड़े बड़े वॉल के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, ताकि वो अपनी पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रख सके, उन दीवारों के अंदर से ट्रैवल भी कर सके, सब कुछ ऐसे पूरी चेम्बर्स बनाए उन्होंने। पर बहुत लोग उसे बनाते हुए मरे भी थे। पर एक चीज जिसे हम नहीं जानते होंगे इंडिया के अंदर, वो है कि राजगीर जो आपका शहर है, ठीक है, आज के बिहार में पड़ गया, यहां पे आपके किंगडम एग्जिस्ट करते थे
उन्होंने भी एक टाइम पे दीवारें बनाई, 3rd सेंचुरी बीसी में ये भी दीवारें बना रहे थे, जिन्हें साइक्लोपियन वॉल्स हम कहते हैं। ये साइक्लोपियन वॉल्स क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने भी ऐसी कुछ दीवारें बनाई थी। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी, ये दुनिया की सबसे पुरानी दीवारें हैं, साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर। इससे पुरानी दीवारें दुनिया में कहीं नहीं मिली हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया में रहते हुए हमें ये चीजें नहीं पता, पर ये दुनिया में सबसे पुरानी दीवारें यही, ये आपकी 3rd सेंचुरी बीसी में एग्जिस्ट कर रही थी। और 40 किलोमीटर लॉन्ग आपकी स्टोन वॉल है, जो राजगृहा, पुराना नाम आज राजगीर, आपके बिहार स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये ओल्डेस्ट एग्जांपल है साइक्लोपियन मेसनरी इन द वर्ल्ड का। साइक्लोपियन मेसनरी दीवारें कौन सी होती है? देखो पहले क्या था, दीवारें 3rd सेंचुरी बीसी में दीवारें बनाने की टेक्नोलॉजी को इतनी एडवांस नहीं थी कि सीमेंट होगा सब कुछ होगा। तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक टिका के रखते थे, काफी विड्थ में एक के ऊपर एक भारी भारी पत्थरों को रखते रहा, और पत्थरों को इस तरीके से अरेंज करना कि उनके बीच में गैप मिनिमम हो। मोटार मटूर नहीं यूज होता था इतना, ठीक है। मोटार बस बेसिक जितना टचअप चाहिए उतने के लिए, पर बीच में जो गैप रह गए उतने रह गए, ठीक है। तो ऐसे आपने मतलब बस जो आपको नेचर में बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं आप उन्हें लगाना शुरू कर गए, ठीक है। अब बीच में अगर कोई गैप आ रहा है कहीं पे, ऐसे छोटे मोटे से गैप क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, वो हो जाए। बस तुमने जितने जुड़े हुए जहां जहां हल्के हल्का बस स्ट्राइक कहीं करने की जरूरत है उतना करके एक के ऊपर एक बस पत्थर टिका के बीच में बस इन्हें थोड़ा थोड़ा फिक्स कर देना, ताकि जुड़ी रहे दीवार। और क्योंकि भार इसमें इतना है तो वैसे ही कोई इसे डायरेक्टली तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही भारी भारी पत्थर है, ठीक है। तो ऐसी दीवारों को साइक्लोपियन वॉल्स कहते हैं, जहां पे बस पत्थरों को अरेंज करके जिन्हें बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? ठीक है। अब ये जो साइक्लोपियन वॉल्स हैं, ये बृहद्रथ डायनेस्टी थी उनके टाइम पे उन्होंने बनाई थी, ये 6th सेंचुरी। बुद्धिस्ट वर्क्स में भी ये मेंशन्ड है। इसे हमारे इंडिया में एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट जरूर माना जाता है, पर अभी तक दुनिया की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ना, उसके अंदर अभी तक ऐड नहीं किया गया, ठीक है। उसे रिकॉग्नाइज नहीं है, वो सिर्फ उनके आर्काइव्स में गई हुई है 1987 से, पर अभी तक रिकॉग्नाइज साइट नहीं है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है? देखो यूनेस्को अपने आप में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ना, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस चीज के लिए बनाई गई है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या करती है? दुनिया में ऐसी चीजों की अवेयरनेस फैलाने के लिए जो किसी भी तरीके से ह्यूमन कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है या अर्थ के एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों को वो रिकॉग्निशन देती है। या तो दिखाते हैं कि इंसान कैसे इवॉल्व हुए हैं, यानी कि हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे ग्रो किया है, या हमारा पूरे कल्चर किस तरीके से आज हम स्टेज पे पहुंचे हैं, उसे रिप्रेजेंट करता हूं। या कोई अर्थ के ऊपर ऐसी चीज, कोई यूनिक जोग्राफिकल एरिया एग्जिस्ट करता हो, कोई यूनिक जोग्राफी एग्जिस्ट करती हो जो पूरे अर्थ के एवोल्यूशन को दिखाती है, ठीक है। जैसे आपके कंचनजंगा का पहाड़ सिक्किम में, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज्ड है। फिर सुंदरबंस के जो आपके जंगल है जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पड़ जाते हैं, फिर वो रिकॉग्नाइज है। ऐसे जो एरियाज हैं जो नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्हें भी इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ताकि दुनिया में इनके बारे एक तो अवेयरनेस फैलती है। अवेयरनेस फैलेगी, देखो अवेयरनेस में 2 चीजों का फायदा हो जाता है। एक तो वो चीज खुद बच जाती है, अगर तुमने रिकॉग्नाइज कर दिया, सरकारों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना कि इन्हें अब बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हो गई है। जैसे आपका पिरामिड हो गए, ताजमहल हो गया, इन्हें अब बचा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया इन्हें जानती है और वो विजिट भी करती है। और विजिट करने से क्या होता है कि उस एरिया का टूरिज्म बढ़ता है, उस एरिया के लोगों की इनकम ग्रो करती है। तो 2 बेनिफिट इसलिए होते हैं, देखो। और यूनेस्को कोई फंडिंग नहीं देता, कुछ नहीं देता, यूनेस्को कोई पैसे नहीं देता, वो बस अपना टैग दे देता है कि हाँ ये एक यूनेस्को साइट है। उसके बाद उसे मेंटेन करके रखना, सब कुछ करके रखना उसी सरकार की जिम्मेदारी है। बस ये होता है कि क्योंकि टूरिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज हो गया,
तो सरकारें भी इंटरेस्टेड हो जाती है पैसे लगाने में, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्ट्रॉय हो जाए, पहले जब वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है उसे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है कि इस साइट का ध्यान नहीं रखा जा रहा और ये बर्बाद हो सकती है, और तब भी अगर ध्यान ना दो फिर उसे रिमूव भी कर दिया जाता है। हाँ दीवार है, अभी बची हुई है, मेंटेनेंस है, पर जितनी दीवार बहुत पुरानी दीवार है ना, तो जितनी बची हुई है वो वहां पे है, सरकार उसे बेसिक मेंटेन कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली उस लेवल पे तो ये बची नहीं हुई जिस लेवल पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, पर तुम दूर से खड़ के देख सकते हो, ऐसा नहीं इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, कमजोर है अब। हाँ बिल्कुल, वो तो कहीं पे भी कोई भी हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट है, लोग जाके अपना नाम तो लिख के देते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये, तो ये थे आपके आज के करंट।